जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एक सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं और इसी सीरीज के माध्यम से आज नवा दिन पड़ रहा है और हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और भविष्य में भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और आएंगे आज के पहले सवाल पे। तो देखिए, जो हमारा पहला सवाल है, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? जो वेद त्रयी होता है उसमें कौन सा वेद शामिल नहीं है? टोटल वेदों की संख्या होती है 4, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनमें से ये जो 3 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। इनको क्या बोलते हैं? वेद त्रयी। तो अथर्ववेद जो आपका है, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी है? तो महाभारत हुई थी, सबको पता है महाभारत के बारे में। उसमें टोटल पर्व कितने थे? तो टोटल पर्वों की संख्या थी 18। कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। और इन पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो आता है, आपका छठा पर्व जो रहता है, छठवां पर्व, वो कौन सा पर्व होता है? वो होता है भीष्म पर्व। कौन सा? भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, जिसमें क्या होता है, इसमें भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उपदेश देते हैं अर्जुन को। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसके अधीन आती है। ये आती है आपके छठा पर्व जो रहता है भीष्म पर्व, उसके अधीन आती है भगवत गीता। कौन बोलते हैं इसमें? श्री कृष्ण उपदेश देते हैं अर्जुन को। तो महाभारत में टोटल पर्व कितने हुए? 18 पर्व हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। इनमें से कौन सी पुस्तक चाणक्य की है? चाणक्य की पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति राजनीति से संबंधित थी। ये मत समझना अर्थशास्त्र है तो इकोनॉमिक्स से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं थी ये। राजनीति से संबंधित थी। और चाणक्य जो हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था और वहां के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। अष्टाध्यायी भी आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। और मुद्रा राक्षस जो है, इसके विशाखा दत्त। कौन था? विशाखा दत्त। मालविका अग्निमित्रम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान रखना। मालविका अग्निमित्रम, इसके रचयिता थे कालिदास। कौन था? कालिदास। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चंद्रवरदाई की पुस्तक का क्या नाम था? जो चंद्रवरदाई है, इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है पृथ्वीराज रासो। राजतरंगी जो आपकी पुस्तक है, इसके लेखक थे कल्हड़। कौन था? कल्हड़। राजतरंगी के कल्हड़। महाभाष्य पतंजलि की है। पंतजल की पुस्तक। और हर्षचरित जो आपकी पुस्तक है, ये बाणभट्ट की पुस्तक है। किसकी? बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ पाए गए थे? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। तो ये पाए जाते हैं दमदमा में। कहाँ पाए जाते हैं? दमदमा में। और बात करें अगर दमदमा की, तो ये कहाँ पड़ता है? और आपके भीमबेटका, ये भी महत्वपूर्ण है, ये पड़ती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमबेटका। मेहरगढ़ आपका वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? वर्तमान पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी वर्तमान पाकिस्तान में
पड़ता है। मेहरगढ़ से क्या होता है, ये वर्तमान पाकिस्तान में, हमने आपको बता दिया। यहाँ क्या है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में क्या मिलता है, जौ की खेती। जौ की खेती यानी कि कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला। जो चावल होता है इसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कोल्डीवा से। कहाँ से मिलता है, कोल्डीवा से मिलता है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कोल्डीवा से मिलता है। और जो आपका ये बुर्जहोम है, बुर्जहोम से क्या मिलता है, बुर्जहोम में ये कश्मीर में है। कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ गर्तावास, गर्तावास का क्या मतलब होता है, गर्तावास यानी कि जमीन के अंदर, जमीन के अंदर रहते थे, जमीन के अंदर रहते थे। और यहाँ मालिक के साथ कुत्ता, क्या मिलता है, मालिक के साथ कुत्ता, मालिक के साथ कुत्ते का शव मिलता है। कहाँ, बुर्जहोम में, जो कि कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़ के बारे में हमने आपको बता दिया, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कहाँ है, पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। यहाँ क्या था, यहाँ एक साथ, एक साथ बहुत प्रचुर मात्रा में हड्डियां मिली हैं, प्रचुर मात्रा में हड्डियां मिलती हैं, हड्डियों का ढेर मिलता है, औजार हड्डियों के। कहाँ, चिरांद में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। अगले क्वेश्चन पे आइए। 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को राज्य जो बनाया जाता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है छत्तीसगढ़। क्या, कौन सा राज्य था वो, छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है, छत्तीसगढ़। और उसी वर्ष उत्तराखंड भी बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, ये 9 नवंबर, 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को बनाया जाता है। झारखंड भी उसी वर्ष बनाया जाता है, 15 तारीख को, 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना आपका सबसे नवीनतम राज्य है। ये कब बनाया गया, 2 जून, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। ये इसकी तारीख तो ये लिखी। और इसकी अगर ट्रिक को ध्यान दे तो ट्रिक कैसे थी, छत से उतरा, छत से उतरा झारखंड। कौन, छत से उतरा झारखंड। छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उतरा से उत्तराखंड, और झारखंड का झारखंड आप जानते ही हो। तो ये तीनों की ट्रिक हो जाएगी, छत से उतरा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। जो आंध्र प्रदेश राज्य है ये भाषाई रूप में 1 अक्टूबर 1953 को गठित होता है, 1 अक्टूबर 1953 को। असल में यहाँ होता क्या है, यहाँ होता यह है कि एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था, पेट्टू श्री रामलू। पेट्टू श्री रामलू होते हैं, ये 56 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश में करते हैं। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। भाषा, इनका कहना था कि भाषा के आधार पर हमारा, हमें एक अलग राज्य का दर्जा दीजिए। तो इसीलिए 56 दिन तक क्या करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ बहुत दंगा हो जाता है। फिर भाषा के आधार पर पहली बार आंध्र प्रदेश को दर्जा दे दिया जाता है एक राज्य का। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पूरे पूरे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, फिर पूरे देश में हो जाएगा दंगा। बोलेगा हमारे यहाँ, जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं तो बोले हमें दीजिए एक अलग राज्य। मराठा बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो अपना सब अलग अलग मांगने लगे। फिर आता है एक फजल अली आयोग। 1953 में ही गठन होता है फजल अली आयोग का। कब गठन होता है, 1953 में फजल अली आयोग, फजल अली आयोग आएगा और ये रिपोर्ट देगा 1956 में, 1956 में रिपोर्ट देगा। उसके बाद भाषाई आधार पर गठित होंगे राज्य, भाषाई आधार पर गठित होंगे राज्य। और जो पहले समय में ABCD करके राज्य थे, ABCD, इनको खत्म कर दिया जाएगा और इनकी जगह पे कितने राज्य बनेंगे, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20 राज्य, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? हम हमसे पूछ रहा है जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो होता है 1956 में। अभी हमने आपको बताया 1956 में होता है। फजल अली आयोग ने जब रिपोर्ट दिया था 1956 में, उसके बाद कितने राज्य बताए हमने? 14 प्लस 6 राज्य, 14 आपके राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य होते हैं। एबीसीडी को समाप्त कर दिया जाता है। 1959 में क्या होता है? पंचायती राज लागू होता है। पंचायती राज लागू होता है कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर। नागौर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में पड़ता है। नागौर राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बनता है 16 मई 1975 को। कब बनता है? 16 मई 1975 को। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा आता है? 16 मई 1975 को बनता है संविधान संशोधन, आपका आता है 36वां। पहले 35वां आता है, उसके तहत ये शहर राज्य बनता है। 35वां के तहत शहर राज्य बनता है और 36वां संविधान संशोधन आता है 1975 में, तब ये बन जाता है पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य कितने नंबर का राज्य बनता है? 22 नंबर का राज्य बनता है। कौन से नंबर पे? 22 नंबर का राज्य बनता है। और ये शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 2 से शक्ति प्राप्त होती है संसद को। अनुच्छेद 2 से शक्ति प्राप्त होती है कि बाहरी किसी राज्य को या किसी देश को हम अपनी सीमा में मिला सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितने गुना अधिक है? जो सूर्य हमारा है उसका द्रव्यमान पृथ्वी से कितने अधिक गुना है? तो वो है 3,32,000 गुना। कितना? 3,32,000 गुना। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है। अगर बात करें 20 गुना कौन चीज है, तो 20 गुना जो है वो आपका घनत्व होता है। सूर्य का घनत्व होता है, ये 20 गुना अधिक होता है किससे? पृथ्वी से। क्या घनत्व? घनत्व जो होता है ये सूर्य का, ये पृथ्वी से 20 गुना अधिक होता है। और 109 गुना होता है वो व्यास। व्यास जो है सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। और गुरुत्वाकर्षण 28 गुना अधिक है सूर्य का पृथ्वी से। गुरुत्वाकर्षण। अगले क्वेश्चन पे आइए। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है उसका नाम है शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह है। और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक है पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। और सबसे कम किसका है? शनि का। हमसे पूछा क्या है? सबसे कम ही। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शनि के बाहर 7 छल्ले या वलय बोल सकते हो, वलय या छल्ले रहते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कितने? 7 छल्ले रहते हैं। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे सदृश्य ग्रह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सदृश्य ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह? सदृश्य ग्रह। शनि का एक उपग्रह रहता है। वैसे तो इसके कई उपग्रह हैं लेकिन इसका एक उपग्रह है टाइटन, ये इंपॉर्टेंट है। टाइटन उपग्रह जो है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो वो है गैनीमेड। कौन सा उपग्रह? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। और डिमोस जो आपका है, डिमोस मंगल ग्रह का एक उपग्रह है। किसका? मंगल ग्रह का उपग्रह है डिमोस, जो कि सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और फेबोस जो है ये भी मंगल ग्रह का ये एक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपसौर की घटना कब घटती है? जो उपसौर होता है असल में ये होता क्या है? सूर्य जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है, सॉरी गलत बोल दिया हूँ। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाती है। कैसे? दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाती है।
दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है? कौन? पृथ्वी सूर्य के, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक, जब जैसे मान लो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, और ये वाला जब स्थिति आती है, पृथ्वी यहाँ से चक्कर लगाते जा रही है, तो यहाँ पे जैसे पृथ्वी पहुंची तो ये सबसे दूर हो जाता है। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर हो जाता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं अपसोर। क्या बोलते हैं उसको? अपसोर। इसकी औसत दूरी कितनी होती है? लगभग 15.2 मिलियन, 15.21 मिलियन। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपसोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपसोर। ये घटना घटती है 4 जुलाई को। कब घटती है? 4 जुलाई को। और जो सबसे नजदीक में जब आता है, जब सबसे नजदीक में आता है सूर्य पृथ्वी के, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। उपसौर कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। तो आपको समझ में आ गया होगा अपसौर क्या होता है। सूर्य और पृथ्वी की सबसे दूर स्थिति को अपसौर बोलते हैं। ये कब होता है? 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और उपसौर जो आपका है ये कब होता है? 3 जनवरी को। 21 जून को क्या होता है? सूर्य दिन सबसे बड़ा होता है। 21 जून को क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है। सूर्य की सीधी रेखा कर्क रेखा पे पड़ती है। इस दिन सूर्य की सीधी रेखा कर्क पे पड़ती है। और 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल के पिता किसे कहते हैं? भूगोल को पिता कहते हैं इरेटोस्थनीज को। किसको कहते हैं? इरेटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका, हमारी आकाशगंगा में, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जो आकाशगंगा हमारी है, आकाशगंगा जो भी हमारी है, उसका पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, यही हमसे बोल रहा है। तो उसका टाइम लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना टाइम लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। और 165 वर्ष, ये तो एक ग्रह, क्या बोलते हैं उसको? वरुण, वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह जो है ये सूर्य का चक्कर लगाने में 165 वर्ष के टाइम लेता है। 12 वर्ष बृहस्पति ग्रह लेता है। कौन? बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने में, बृहस्पति। और 29 वर्ष कौन लेता है? शनि ग्रह, शनि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में। और सूर्य जो पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, पूरी की पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, वो कितने वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष में। जबकि इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा। 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रति सेकेंड की स्पीड से घूमता है, तब भी इतना टाइम लग जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो नीति आयोग का गठन होता है वो होता है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसने, नीति आयोग ने जगह किसकी ली? नीति आयोग ने जगह ले लिया पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना को हटा के उसकी जगह पे क्या ला दिया गया? नीति आयोग। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों का अनुमान, गरीबों नहीं, यहाँ पे गरीबी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गरीबी का अनुमान, गरीबी का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? तो गरीबी का अनुमान जो लगाने वाली संस्था है उसका नाम है NSSO। क्या नाम है इसका? NSSO, जो कि 2019 में समाप्त कर दी गई। मोदी जी के जलवे हैं 2019 में समाप्त कर दिया, क्योंकि ये संस्था गरीबों को पता देती थी कि इतने गरीब अभी हैं, लेकिन इसीलिए क्या किया, उस संस्था को ही समाप्त कर दिया। अब कोई गरीब नहीं बचा, अब कोई गरीब नहीं बचा। और इसकी जगह क्या लेके आए हैं? इसकी जगह लेके आए हैं NSO
जिसने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। अगले क्वेश्चन पे आइए। जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या होता है? तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे होती है, वो होती है जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर जीडीपी प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या होता है? टैक्स प्लस सब्सिडीज। ऑप्शन ए पे ही दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर है। जो रेट होती है, जैसे कोई भी चीज़ की, मान लो कोई एक बिस्किट है, बिस्किट हम मान लेते हैं, जिसको कंपनी में बनाया और उसको बनाने में लगा 3 रुपये। कंपनी को बनाने में अपने लेबर वेबर का खर्चा निकाल के टोटल 3 रुपया लगता है। फिर क्या करता है सरकार? सरकार कहेगी इसमें 2 रुपये टैक्स जोड़ दो, 2 रुपये टैक्स जोड़ दो और इसकी रेट बढ़ा दो, कितनी? एमआरपी कर दो इसको। एमआरपी जो लिखी होती है ना, देखो हर चीज़ों पे लिखा होता है एमआरपी, तो उसमें टैक्स जुड़ जाता है, तब इसको बेचता है कितने में? 5 रुपये में। अब इसको ये 5 रुपये में बेचेगा। तो यही होता है आपका, टैक्स अगर जुड़ जाएगा तो मार्केट प्राइस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है? जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो चालू वर्ष पे निकाला जाता है। किस पे निकाला जाता है? चालू वर्ष पे। सार्क कुल कितने सदस्य हैं? सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो सार्क में 8 देश आते हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो टोटल कितने देश हैं? 8 देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू। कहाँ पड़ता है आपका? ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहीं पड़ता है। स्थापना इसकी कब होती है? स्थापना होती है 1985 में। स्थापना कब होती है? 1985 में। 10 देश किसमें है? 10 देश आसियान में 10 देश हैं। आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं, जिसमें एक और बढ़ गया है अभी, तिमोर लिस्ट। तो टोटल 11 देश हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? जो डियो गार्सिया एक द्वीप है, ये हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर पे। और इस पे हिंद महासागर में है, और इस पे ब्रिटेन तथा यूएसए की सेना रहती है। ब्रिटेन तथा यूएसए की सेना रहती है। और है कहाँ? हमारे हिंद महासागर में, बिल्कुल श्रीलंका और मालदीव के नीचे। अगले क्वेश्चन पे आइए। हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? हिंद महासागर का मोती कहते हैं श्रीलंका को। किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। मालदीव की राजधानी माले है। क्या राजधानी इसकी? माले। लक्षद्वीप हमारे यहाँ का ही एक राज्य है। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी। अगले क्वेश्चन पे देखिए। नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? जो नेपाल देश है, नेपाल देश जो है, ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से बनाता है। एक तो आपका बढ़ जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश पड़ जाता है। तीसरा आपका बिहार, तीसरा बिहार। चौथा क्या होता है? चौथा होता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाता है चौथा। और पांचवा यहाँ पे पड़ता है आपका सिक्किम। तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ऑप्शन बी पे दिया है 5 राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, काला पर्वत कहाँ है? काला पर्वत जो है ये भूटान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भूटान। और भूटान की राजधानी थिम्पू है। क्या राजधानी है इसकी? थिम्पू इसकी राजधानी है। भूटान की 3 परियोजनाएं, एक तो आपकी ताला परियोजना यहाँ भूटान में कहाँ है? ताला परियोजना है। और एक चूखा परियोजना है, चूखा, ताला, चूखा। और एक है कौन सी? चोदागू, चोरागू परियोजना। ये तीनों परियोजना कहाँ है? भूटान में है। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा इसकी गुलटुम है, पूछी जा चुकी है कई बार। गुलटुम है, गुलटुम मुद्रा है किसकी? भूटान की। भूटान की मुद्रा क्या है? गुलटुम। और इसको तड़ित झंझावत का भी एक देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कारगिल युद्ध के समय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जब कारगिल युद्ध होता है, उस समय जो ऑपरेशन चलाया जाता है उसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था उसका?
ऑपरेशन विजय। कब होता है ये युद्ध? ये होता है 1999 में, 1999 में। और ऑपरेशन विजय इस समय चलाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चलाया गया पहलगांव अटैक के बाद, पहलगांव अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत ये कब चलाया जाता है? ये चलाया जाता है आपका 1800 1984 में, 1984 में। कहाँ? सियाचिन, सियाचिन के, हाँ सियाचिन पे ही जब युद्ध होता है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लेह, लेह एयरपोर्ट। कौन सा? लेह एयरपोर्ट। लेह एयरपोर्ट जो है ये सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। धर्मशाला का जो एक क्रिकेट का ग्राउंड है, धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड है, ये सबसे ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत गुरु दलाई लामा का निवास स्थल कहाँ है? तिब्बत गुरु दलाई लामा का निवास स्थल है धर्मशाला। कहाँ है ये? धर्मशाला। और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर पूछे हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी धर्मशाला में। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और कुल्लू बहुत खूबसूरत टहलने वाली जगह है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आलू अनुसंधान केंद्र भी शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। और यहाँ एक कालका शिमला मार्ग जो पड़ता है, कालका शिमला मार्ग, ये बहुत ही अच्छी घूमने वाली जगह है जो कि यूनेस्को में शामिल है। कालका आपका हरियाणा में पड़ता है। और कालका शिमला जो पड़ता है, शिमला, शिमला तो आपको बता ही दिया हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और ये रेल मार्ग है जो कि यूनेस्को में शामिल है। बहुत ही सुंदर जगह है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको हमने बता दिया, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला है। अगला क्वेश्चन देखिए, और बता दें आपको, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल, श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? जो श्रृंगेरी पीठ है, टोटल पीठों की संख्या है 4। टोटल पीठों की संख्या कितनी है? 4। और श्रृंगेरी पीठ आपकी पड़ती है मैसूर में। और ये चारों पीठों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कौन कहाँ पड़ती है, याद कर लो अच्छे से। हमारे देश में ये चारों, देखिए हमने आपको बता दिया श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ हमने आपको बता दिया है। और ये कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इधर साइड में, इस पूर्व साइड में देखिए यहाँ पे पड़ता है पुरी में। उस पुरी वाली का क्या नाम है? उसका नाम है गोवर्धन पीठ। क्या नाम है उसका? गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ जो कि कहाँ पड़ता है? पुरी। पुरी आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ऊपर आपका पड़ता है ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ, ये कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और आपका पश्चिम साइड में, पश्चिम साइड में है ये शारदा पीठ। कौन सी? शारदा पीठ, शारदा पीठ है पश्चिम साइड में। ये कहाँ पड़ती है? द्वारका गुजरात में, द्वारका गुजरात में। तो हमने आपको चारों के चारों बता दिया, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? जो अद्वैतवाद है, जिन्होंने ये चारों पीठों की स्थापना किया, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, उनका नाम है शंकराचार्य। क्या नाम है? शंकराचार्य। अब इन्हीं के अद्वैतवाद सिद्धांत को खंडित करने के लिए माधवाचार्य ने अपना एक सिद्धांत दिया था। उसका क्या नाम था? माधवाचार्य ने जो सिद्धांत दिया था उनका नाम था द्वैतवाद। क्या नाम दिया? द्वैतवाद। द्वैतवाद का सिद्धांत दिया किसने? माधवाचार्य ने। और एक आते हैं निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य भी अपना लेके आते हैं एक द्वैतवाद। ये पूछा जाता है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, द्वैतवाद।
बल्लभाचार्य भी एक सिद्धांत देते हैं। इनका सिद्धांत का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद। एक और सिद्धांत देते हैं, एक और याद कर लो, उनका क्या नाम था? रामानुजाचार्य नाम था उनका, रामानुजाचार्य। ये क्या सिद्धांत देते हैं? ये सिद्धांत देते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। तो ये 5 सिद्धांत हैं, जिसमें से आप ये अद्वैतवाद विशेषकर ध्यान रखना। शंकराचार्य जी को इन्होंने क्या किया था? हिंदू धर्म की स्थापना करने में दोबारा हिंदू धर्म को खड़ा किया शंकराचार्य ने ही, और इन्होंने चारों पीठ जो भी आपको हमने बताया उसका इन्होंने ही निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल, अभी जल्दी में हुआ। कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। कहाँ हुआ? यूएसए में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके लिए अनुच्छेद आता है 124। कितना आता है अनुच्छेद? 124। और 123 में क्या होता है? 123 में होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश 129, इसको टिक कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट में कोई भी अगर फैसला सुनाया जाता है तो अपने आप में ही एक कानून बन जाता है, उसे ही बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। 213 में क्या होता है? राज्यपाल का अध्यादेश। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लें। इसकी स्थापना होती है 26, कब स्थापना होती है इसकी? 1950 में। 1950 में इसकी स्थापना होती है, 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट रहता है उसका नाम अलग होता है, उसका नाम क्या रहता है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और वर्तमान में अगर के इसके न्यायाधीशों की बात करें तो वर्तमान में 33+1, 33+1 यानी कि 34 न्यायाधीश हैं। एक आपका ये जो रहता है मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, वर्तमान में कौन है? बी आर गवई जी। बी आर गवई जी। शुरुआत में कौन कितने थे? शुरुआत में थे 7+1 या बराबर 8। 7+1 बराबर 8। टोटल 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है, 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है न्यायाधीशों की। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें कितने हैं? 33+1 यानी कि टोटल 34। अगला क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? जो महान्यायवादी हैं इनकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 में है। 74 में क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष रहता है वो कौन रहता है? प्रधानमंत्री। उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 80 में क्या होता है? राज्यसभा। 80 में क्या होता है? राज्यसभा। 81 में क्या होता है? लोकसभा। 81 में क्या होता है? लोकसभा। महान्यायवादी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महान्यायवादी से पूछ सकता है, पहले जो महान्यायवादी थे, पहले महान्यायवादी थोड़ा ऊपर लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। पहले महान्यायवादी जो थे उनका नाम क्या था? एम सी एम सी शीतलवाड़। एम सी शीतलवाड़। ये आपके पहले होते हैं, पहले शुरुआती में। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो हैं, वर्तमान में उनका नाम क्या है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, ये आपका ऑडिटर होता है, इसकी चर्चा है 148 में। ये राज्य और केंद्र दोनों जगह की ऑडिट करता है, जो भी बजट निकलता है उस पर। कि इसकी चर्चा किसमें है? इसके पद की चर्चा है 148 में। इसके कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाएगा उतना इसका कार्यकाल होता है। उतना क्या होता है? इसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में अगर इसकी बात करें सीएजी की, सीएजी बोलते हैं इसको, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है जो कंप्ट्रोलर जनरल, उनका नाम है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ खाड़ी कौन सी है? जो गल्फ की बात करते हैं तो गल्फ वो हो जाती है आपकी मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी अगर गल्फ की बात हो रही है, तो अगर यहीं पे बे लिख के आ जाए, बे, बे मीन्स भी खाड़ी ही होता है, तब कौन सी होगी? तो तब होगी बंगाल की खाड़ी। बे में सबसे बड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। और अगर गल्फ की बात करें तो वो मेक्सिको की खाड़ी है। हडसन की जो खाड़ी है, जो आपकी ये हडसन की खाड़ी है, ये इसकी क्या होती है? सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। क्या है? सबसे लंबी तटरेखा वाली, लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेक्सिको जो है आपका, इसके बारे में ध्यान दो। मेक्सिको है आपका चांदी में सर्वाधिक उत्पादन होता है, चांदी में का मेक्सिको एक देश पड़ता है यूएसए के नीचे, वहां मेक्सिको। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो उस देश का नाम है कौन सा? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193 नंबर का देश बनता है, 193 नंबर का देश बनता है, सदस्य बनता है, 193 का सदस्य बनता है कौन सा? दक्षिणी सूडान। तिमोर लिस्ट आसियान में मिलता है अभी 11वें नंबर का। 11वें नंबर का आसियान में मिलने वाला कौन सा है? तिमोर लिस्ट, जिसकी राजधानी दिल्ली है। क्या राजधानी इसकी? दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली है इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से टिक मार लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वायु दाब मापने वाला यंत्र का नाम बताइए। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए आपको हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो अच्छे तरीके से। तो हमसे जो पूछ रहा है उसका आंसर देखिए, वायु दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। तो वायु दाब जो नापता है उसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए, अल्टीमीटर क्या नापता है? जो अल्टीमीटर नापता है वो उड़ते विमान की ऊंचाई। किसको नापते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। बैरोमीटर तो हमने आपको बता दिया वायु दाब मापने के लिए। ये आइडियोमीटर क्या होता है? आइडियोमीटर होता है ये आपका ध्वनि की तीव्रता नापता है। क्या नापता है? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता नापता है आइडियोमीटर। फेदोमीटर क्या नापता है? फेदोमीटर नापते हैं समुद्र की गहराई। क्या नापते हैं? समुद्र की गहराई। तो ये चारों के चारों ऑप्शन ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आइए। दूध की शुद्धता को जांच करने वाले यंत्र का नाम बताओ। दूध की शुद्धता को नापता है लेक्टोमीटर। कौन सा? लेक्टोमीटर। ओडोमीटर का क्या काम होता है? ओडोमीटर का काम होता है, जो मोटर गाड़ी होती है उसको कितनी दूरी तय की है, वही उसमें जो मीटर लगा रहता है गाड़ियों में, उसका नाम होता है ओडोमीटर। तो मोटर गाड़ी के वाहन की दूरी तय करने वाले यंत्र का नाम है ओडोमीटर। पेरिस्कोप जो आपका होता है, ये पनडुब्बी के ऊपर लगा रहता है। पनडुब्बी के ऊपर लगा रहता है, जिससे पनडुब्बी के अंदर बैठे लोग देख सकते हैं। पॉलीग्राफ जो होता है, इसका क्या काम होता है? पॉलीग्राफ है एक झूठ को पकड़ने वाला यंत्र। झूठ को पता लगाने वाला या झूठ को पकड़ने वाला यंत्र। इसमें क्या होता है? कई क्रियाओं को एक साथ ये पकड़ता है। अगले क्वेश्चन पे देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी चारों के चारों विकल्प को लेके आए हैं हम, ऐसे ही विकल्प डाल के लाए हैं तो, क्योंकि हम क्वेश्चन कम बताएंगे, लेकिन विकल्प में आप देखिए 4 विकल्प दूंगा, 4 सवाल यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो देखिए पहला सवाल आपका जो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एपी कल्चर। एपी कल्चर ऑप्शन सी पे दिया है, एपी कल्चर। अगर बात करें वीटी कल्चर की, तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंगूर उत्पादन को। अंगूर उत्पादन को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। और सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट को। रेशम कीट उत्पादन को। रेशम कीट उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं मत्स्य पालन को। मत्स्य यानी कि मछली पालन को।
अगला क्वेश्चन देखिए, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो एक खेल है, इसमें खिलाड़ी होते हैं 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और 7 किस में होते हैं? वाटर पोलो में 7, कबड्डी में भी 7 होते हैं। कबड्डी में भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। फुटबॉल में 11 होते हैं। हॉकी में 11 होते हैं और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं? त्योहारों का त्योहार है, उसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। नागालैंड में कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक चलता है ये। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक चलता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। 22 जुलाई 1947 को क्या होता है? 22 जुलाई 1947 को हम ध्वज को अपना लेते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपना लेते हैं, इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था, जिसके सबसे ऊपर में कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर में रहता है केसरिया। सबसे ऊपर में केसरिया रंग रहता है, बीच में आपका सफेद रंग रहता है, बीच में सफेद रंग रहता है, इसी में अशोक चक्र रहता है। इसी में क्या रहता है? अशोक चक्र रहता है, जिसमें टोटल 24 तीलियां होती है और सबसे नीचे में आपका सफेद रंग रहता है। सबसे नीचे में कौन सा? सफेद रंग रहता है। केसरिया आपका वीरता का प्रतीक होता है, हरा रंग उर्वरता यानी कृषि का, और सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। अशोक चक्र न्याय का प्रतीक होता है। अशोक चक्र इसका न्याय का प्रतीक होता है। 24 और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त आपका स्वतंत्रता दिवस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के महाभियोग प्रस्ताव की नोटिस दिया है? तो एक आपके न्यायमूर्ति हुए हैं, उनका नाम है यशवंत वर्मा। क्या नाम है? यशवंत वर्मा। असल में हुआ क्या, इनके ऊपर महाभियोग लगाने की बात हो रही है, ठीक है। उसके लिए नोटिस भी जा चुकी है, नोटिस भी जा चुकी है। इनके यहाँ हुआ था क्या कि इनका जो सरकारी मकान होता है, वहाँ पे नोटों की गड्डी पाई गई थी और बहुत सारा पैसा था वहाँ पे। फिर उसमें क्या हुआ था, उसमें आग लगा दी गई थी। तो उसकी पुष्टि की गई, तो ये जांच में सही पाया गया, इसीलिए इनके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया है। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।